अक्टूबर की पहली तारीख रात को जब हम डिनर वगैरह करके सोने की तैयारी कर रहे थे तो अचानक खबर आई कि ईरान ने इजराइल पर रॉकेट से हमला कर दिया है। ईरान ने दावा किया कि उसने इजराइल पर 400 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इजराइल में लगातार सायरन बजते रहे, जिसके बाद वहां के लोगों ने बंकरों में शरण ले ली। हालांकि इजराइल का कहना है कि उसने कई मिसाइलों को हवा में ही मार दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइलें दागने के बाद ईरान ने इजराइल को खुली धमकी देते हुए कहा है कि युद्ध का करारा जवाब मिलेगा। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ने बाइडेन ने अमेरिकी सेना को इजराइल की मदद करने का आदेश दिया है। Before I began, I wanted to say a few words about Iran's missile attack on Israel today. At my direction, the United States military actively supported the defense of Israel, and we're still assessing the impact. But based on what we know now, the attack appears to have been defeated and ineffective. It's an active discussion right now. We've got to get all the data straight. We've been in constant contact with the Israeli government and our counterparts, and that remains to be seen. तो मतलब यह है कि युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, कभी भी वॉर छिड़ सकती है। लेकिन एक मिनट, यह लड़ाई तो इजराइल और हमास के बीच की थी ना, तो ये ईरान इसमें डायरेक्टली क्यों कूद पड़ा? डायरेक्टली मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिजबुल्लाह की शक्ल में ईरान इनडायरेक्टली पहले से ही इजराइल से लोहा लिए हुए था, फिर वो डायरेक्टली क्यों इसमें इन्वॉल्व हो गया? खैर, इसकी एक अलग वजह है, वो फिर कभी हम जानेंगे। फिलहाल आज हम बात करते हैं हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच के झगड़े की। दोनों के बीच कैसी लड़ाई है, ये लड़ाई अब की है, कब से चली आ रही है और कब तक चलेगी, मतलब हर छोटी से छोटी डिटेल देकर हम आपको इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान के पूरे मामले को समझाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर का पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। पूरी दुनिया कुल 95 अरब 29 करोड़ 60 लाख एकड़ जमीन पर बसी हुई है, जिस पर दुनिया भर के लगभग 8 अरब इंसान बसते हैं। इसमें 95 अरब 29 करोड़ 60 लाख एकड़ जमीन में सिर्फ 35 एकड़ जमीन का एक ऐसा टुकड़ा है जिसके लिए बरसों से जंग लड़ी जा रही है। इस जंग में हजारों जानें जा चुकी हैं, लेकिन आज भी दुनिया की कुल 95 अरब 29 करोड़ 60 लाख एकड़ जमीन में से इस 35 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है। नहीं समझ में आया? चलिए अपने भारतीय परिवेश का एक बहुत ही नायाब एग्जाम्पल देकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये तो आप सभी जानते हैं कि महाभारत की लड़ाई कई वजहों से हुई, जिसमें एक सबसे बड़ा कारण जमीन या राज्य के बंटवारे को लेकर भी था। ऐसा माना जाता है कि महाभारत युद्ध में करीबन 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। कई दिनों तक चलने वाली हजारों कश्मकश के बाद जब कोई हल नहीं निकला तो पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए। हस्तिनापुर में श्री कृष्ण ने कौरवों से पांडवों को केवल 5 गांव देने का प्रस्ताव दिया था। धृतराष्ट्र भी श्री कृष्ण की बात से सहमत हो गए थे और पांडवों को 5 गांव देकर युद्ध टालने की बात दुर्योधन को समझाने लगे। उन्होंने बेटे को समझाते हुए कहा कि ये छठ छोड़कर पांडवों से संधि कर लो ताकि इस विनाश को टाला जा सके। दुर्योधन गुस्से में आकर बोले कि एक तिनके की भी जमीन उन पांडवों को नहीं दूंगा और अब फैसला केवल युद्ध से ही किया जाएगा। और जैसा दुर्योधन चाहते थे वैसा ही हुआ। युद्ध हुआ और उस युद्ध में कौरवों का क्या हाल हुआ यह किसी से छिपा नहीं है। तो बस जैसे कौरवों के साथ हुआ वैसा ही उन इस्लामिक देशों के साथ हो रहा है जो इजराइल के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ये इस्लामिक देश इजराइल से लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं ये जान लीजिए। दरअसल इजराइल की नींव पहले विश्व युद्ध के दौरान एक पन्ने के घोषणा पत्र से रखी गई थी। तारीख थी 2 नवंबर और साल था 1917।
इस दिन ब्रिटेन ने फिलिस्तीनी सरजमी पर, जो कि पहले तुर्क की जमीन हुआ करती थी, उस जमीन पर पहली बार यहूदी राष्ट्र का समर्थन किया। इसके करीब 1.5 साल बाद यानी कि 3 मार्च 1919 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने भी यहूदी होमलैंड की मांग का समर्थन किया। जल्द ही अमेरिकी संसद ने भी बाल्फोर डिक्लेरेशन के समर्थन में प्रस्ताव पारित कर दिया। अब आपका सवाल ये होगा कि बाल्फोर डिक्लेरेशन क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन के तत्कालीन विदेश मंत्री आर्थर बाल्फोर ने यहूदी समुदाय के एक बड़े नेता बैरन लियोनेल वाल्टर रॉथस्चाइल्ड को बाल्फोर घोषणा पत्र भेजा। 67 शब्दों के इस बाल्फोर डिक्लेरेशन में जो मुख्य बातें लिखी थी, उससे मतलब था कि ब्रिटेन के सम्राट की सरकार यहूदियों के लिए फिलिस्तीन में एक अलग राष्ट्र बनाने के पक्ष में है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो कुछ भी जरूरी होगा वो किया जाएगा। आपको बता दें कि दुनिया में 56 इस्लामिक मुल्क हैं, लेकिन यहूदियों को अपने देश के लिए एक छोटी सी जमीन मिलना कई इस्लामिक देशों को नहीं बचा, और यही यहूदियों से जमीन छीनने के लिए आमादा हो गए। और अपनी इस जिद में वो इजराइल का तो बाल भी बाका नहीं कर पाए, उल्टा अपना ही नुकसान करा बैठे। जी हां, 1947 में जब यूनाइटेड नेशंस ने फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जमीन का बंटवारा करके दिया था, तो इजराइल को छोटी उंगली के नाखून के बराबर जमीन दी थी, लेकिन अरबों ने उसे रिजेक्ट कर दिया और नवजात इजरायली स्टेट पर हमला कर दिया। तब से अरबों ने 4 बार इजराइल पर हमला किया है और हर बार हारे हैं, और हर लड़ाई में अरबों ने अपनी जमीन ही खो दी है। गोलान हाइट्स की पहाड़ियां खोई हैं, सिनाई डेजर्ट खोया है, यहां तक कि आधा यरूशलेम जो अरबों का था उसे तो पूरा ही खो दिया है। आपको बता दें कि यरूशलेम ईसाई, मुसलमानों और यहूदी तीनों धर्मों के लिए बहुत अहम शहर है। तीनों ही धर्म अपनी शुरुआत की कहानी को बाइबल के अब्राहम से जोड़ते हैं। ईसाई, यहूदी और मुस्लिम सभी इस शहर से बहुत प्यार करते हैं और अपने धर्म की अलग अलग कहानियों से जोड़ते हैं। हिब्रू में इसे यरूशलेम कहते हैं और अरबी में अल कुदूस। ये दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। ये शहर अक्सर विभिन्न धर्मों के लोगों के लिए विभाजन और संघर्ष की कहानियों का केंद्र रहा है, लेकिन इसकी पवित्रता को लेकर सबकी एक ही राय है। खैर, आप ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर मिडिल ईस्ट में यहूदियों को क्यों बसाया गया? ना उनको जमीन दी जाती और ना ही इतना बवाल होता। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव है। दरअसल इजराइल जिस जगह पर बसा हुआ है उसे प्रॉमिस लैंड कहा जाता है, और यहूदियों की मान्यता यह है कि जमीन का वो हिस्सा जो ईश्वर ने उनके पूर्वज अब्राहम और उनके वंशजों को देने का वादा किया था। संयुक्त राष्ट्र की स्पेशल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में मिडिल ईस्ट के इस हिस्से में यहूदी देश के लिए धार्मिक और ऐतिहासिक दलीलें दी, जिसे यूएन ने स्वीकार भी कर लिया। खैर, अरब देशों को यह समझ आ चुका है कि इजराइल से पंगा लेना मतलब अपना ही नुकसान कराना है, इसलिए वो अब शांत बैठ गए। लेकिन अब इजराइल से पंगा लेने का मोर्चा संभाला हुआ है ईरान ने। अभी तक तो वो वैश्विक दबाव की वजह से ईरान हिजबुल्लाह को आगे करके इजराइल से लड़वा रहा था, लेकिन अब वो खुलकर सामने आ गया है और इजराइल पर रॉकेट बरसा रहा है। अब इजराइल इसका जवाब क्या देता है और कितने खौफनाक तरीके से देता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक मैसेज हमें खुद भी जाता है कि जमीन की उनकी ये लड़ाई सिर्फ इजराइल की जमीन से ही नहीं है, उनका दावा जमीन के हर टुकड़े पर है, आपके पैरों के नीचे की जमीन पर भी है। अंततः
अंतर सिर्फ ये है कि यहूदी अपने पैरों के नीचे की जमीन के लिए लड़ रहे हैं और हमारी कोई भी तैयारी नहीं है। आंखें खोलिए, उनकी ये लड़ाई जमीन की लड़ाई नहीं है, उनकी लड़ाई अपने अस्तित्व से है। उम्मीद करता हूं ये बात आपके अच्छे से और जल्दी समझ में आ जाएगी। इसी उम्मीद के साथ मैं राजीव आपसे इजाजत लेता हूं। तब तक आप बने रहिए आपकी खबर के पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार।